अगर अदालत उस्मा में आ गए हैं और बकौल आपके दादरसी के अमल का आगाज हो गया है, तो फिर आप ये जो धरना शुरू है ये किस लिए कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को क्यों बंद करना चाहते हैं? मेरी जो रिट है उसको भी एडमिट कर लिया गया है और गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया गया है। बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, तो ज़कात दे पैसे खा गए, दस सही सानू किथे कीते गए। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये अदालत कौम को मायूस ना करे। आज मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, हम आज उसके सामने भी उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह बाकी आईनी अदारों के सामने हमने अपने आप को सरेंडर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमर। प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं इस फ़िक्रे से करूं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हमने जो सियासी सूरत हाल देखी, जो हमने गर्मा गर्मी देखी आज की सियासत में, वो इसी हवाले से ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि बादशाह को नीचे लाने के लिए पहला कदम जो है वो उठा दिया गया है और पनामा लीक्स पर तहकीकात करने का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और जिस पर वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि पनामा लीक्स पर कार्रवाई का आगाज खुले दिल से करता हूं। यहां से अब कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। और दूसरी जानिब हम ये भी बात करेंगे कि इशरतुल इबाद और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान जो तनाज़ा पैदा हो गया है, जो इल्ज़ामात की सियासत का एक दौरा चल चुका है, दोनों पहले एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त रहे, अब ऐसा क्या हुआ है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और ओपनली इस तरह के बयान दे रहे हैं। सबसे पहले लेकिन बात होगी आज के केस के हवाले से वज़ीर आज़म को और दीगर फरीक़ैन को जो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, क्या देर हो गई या सही वक्त है, इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, और उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है यास्मीन राशिद साहिबा ने पाकिस्तान साहब की जानिब से, जो कि स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में सईद कायद साहब भी मौजूद हैं, हमारे तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि वसीम आफ्ताब PSP के रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अली ज़फ़र साहब, आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी, जिस पर वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि मैं ओपनली अब खैर मकदम करता हूँ, खुद को पेश करता हूँ। क्या तरीक़ाकार होता है? जुडिशल कमीशन बनाएंगे या इनको पेश होने का दोबारा मुतालबा किया जाएगा? इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए जी, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। जब आप एक आर्टिकल 184(3) के तहत एक पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते होते हैं उस वक्त। एक तो ये कि वो केस को देखे और कहे कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट का इशू नहीं है, ये बुनियादी हुकूक का इशू नहीं है, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं और उसको उधर ही रिजेक्ट कर दें। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर वो देखें कि नहीं, कुछ ऐसे हकायक हैं, कोई ऐसे कानूनी नुक्ते हैं कि ये वाकई ही केस में कोई जान है, तो फिर वो नोटिस दे देते हैं दूसरी साइड को कि आप आएं और आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो इस वक्त ये स्टेज कोर्ट ने देखा केस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, इस केस में इतनी जान है कि हम जवाब इसका मांगें दूसरी साइड से। तो अभी यही स्टेज है। अभी इसके आगे बहुत सारे मरहल हैं, क्योंकि अभी होगा ये कि जब नवाज शरीफ साहब के और बाकी जो लोग हैं उनके जब वकील आएंगे, तो वो वकला अपने अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे, पहले इन राइटिंग पेश करेंगे, और उसमें उन मौक़िफ़ में वो ये भी कह सकते हैं कि अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है इस किस्म के फैसले करने का। वो कानूनी पेचीदगियां भी निकालेंगे, वो हकायक को भी कहेंगे कि ये झूठ हैं, और वो एक मामला चलेगा। इन द एंड कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट एविडेंस नहीं ले सकता, शहादत नहीं ले सकता। तो इसका फैसला सिर्फ कानून की नज़र में ही होगा, कानून के तहत होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को करता है, या कोई जिस तरह मेमो गेट में कमीशन बनाई थी, कमीशन बना देता है, वापस हुकूमत के पास भेज देता है कि भाई आप जो हैं इसके ऊपर कोई कानून साजी करें,
ताकि इसकी तहकीकात हो सके। ठीक है, तहकीकात का आगाज हो चुका है। बहुत शुक्रिया, अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यास्मीन, अब बात यह है कि कोर्ट में ये केस पहुंच चुका है, फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए, वजीर आजम ने भी कह दिया कि भाई अब खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। तो इमरान खान साहब अब क्या करेंगे? क्या वो 2 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना देंगे? कानूनी तौर पर आप समझती हैं या आईनी तौर पर भी अब उनको रुक जाना चाहिए, धरना नहीं देना चाहिए इस वक्त इस्लामाबाद में? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ ये है कि जहाँ तक धरना है, दैट इज़ अ प्रोटेस्ट, जिसमें हम आवाम जो है उसके अंदर शऊर पैदा करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं आवाम को कि ये एक ऐसा मसला है, ये जो करप्शन है उसने वो पाकिस्तान के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। इट इज़ लाइक अ कैंसर एंड इट्स टोटली डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। आपके सामने देखें, एक चीज़ को जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया जाए तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आज से आपको पता है कि 1 माह पहले, बल्कि 1.5 माह पहले जब हमारा केस जो था सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ नीचे रजिस्ट्रार साहब ने उनको फ्रिवलेस कह के उठा के बाहर फेंक दिया। मतलब व्हेन यू लुक एट दीज सिचुएशंस, तो आई थिंक हर चीज़ को, और मैं इस बात पे हमेशा बिलीव करती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जिस तरह अली जफ़र साहब ने कहा, नेचुरली देयर लॉट ऑफ लीगल लकूनीज जो होंगी और उस पर लीगल वो चीज़ें जो हैं वो ढूंढी जाएंगी और उनके वकील जो पेश होंगे उन्होंने मज़ीद अपनी पेचीदगियाँ डालनी है। अहम चीज़ क्या है? देखिए, आज अगर नवाज़ शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर रहा हूँ, तो जिस पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कहते हैं या वो कहते हैं कि जी सबसे सुप्रीम बॉडी पार्लियामेंट है, तो उस पार्लियामेंट में आके अपनी सफाई पेश कर देते, अपनी मनी ट्रेल बता देते कि वो फ्लैट्स कहाँ से ख़रीदे गए, बता देते कि भाई उन्होंने अगर मरियम नवाज़ को डिपेंडेंट डिक्लेयर किया है तो मरियम नवाज़ के नाम किस तरह वो कंपनियाँ निकले, ये बातें सारी आके वहाँ क्लियर कर देते, तो किसी चीज़ की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, यही आपका पॉइंट लेके मैं जान अचकज़ई साहब की जाने बढ़ जाती हूँ। जान अचकज़ई साहब, अगर पार्लियामेंट में ही इस मसले को एड्रेस कर लिया जाता, जैसे यास्मीन साहिबा ने भी ये बात कही है और ये बात बारहा होती रही है, तो ये मसला इतना बढ़ता ही नहीं, ये इशू भी रिजॉल्व हो जाता, आप भी आराम से हुकूमत करते, ऑपोजिशन भी कुछ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करती ना। साहब, मेरे ख्याल में तो ये रिडिकुलस आर्गूमेंट इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजाहत की है पार्लियामेंट में, उन्होंने तफसील दी है। अब इनकी मर्ज़ी की तफसील नहीं है, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि जी आइए आप मुझे पकड़िए। अब इनकी ख्वाहिश है, अगर हम इस प्रोसेस को ड्रैग करना चाहते थे तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस की मेंटेनेबिलिटी को भी क्वेश्चन कर सकते थे और उसको प्रोलॉन्ग कर सकते थे। असल में ये रुकावट है। आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट गया है, ये सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए बाद आ रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये वर्थ है, अगर इस मामले को प्रोलॉन्ग नहीं किया गया तो 5.5 माह से ज्यादा डिले नहीं हो गया। अच्छा, हमने तो अपोजिशन के बॉल में कोर्ट में बॉल फेंक दिया था। हमने कहा कि आप अब आए, आप बनाएं TOR, आप आए, आप हमारे साथ इत्तेफाक़ी राय से एक ऐसे लॉ बनाएं जो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, जो वन मैन फोकस ना हो। लेकिन बदकिस्मती से हमने वहाँ पे कमेटी बनाई, आप सबके सामने हिस्ट्री है, TORs पे इत्तेफाक़ी राय बनाने की कोशिश की, इन्होंने अपने TOR मुसल्लत करने की पूरी भरपूर कोशिश की। फिर हुआ यूँ कि जो लॉ हम आर्टिकल आइन का 56 को अमेंड करने के लिए ला रहे थे, उसके मुकाबले उन्होंने एक अल्टरनेटिव दे दिया। अब पार्लियामेंट में तमाम पार्टियां, PTI के पास 17% वोट है मुल्क के, 83% पे आप अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकते। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और सियासत को और पॉइंट स्कोरिंग को समझते हैं, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते, जो भी खूबसूरत उन्वान हो। लेकिन यह कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है, कोई जवाज़ नहीं है कि आप इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने का, क्योंकि इसका एक ही तशरीह हो सकती है कि जब सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के लिए एडमिट करने जा रही है तो आप जजेस को, जिस तरह आपने नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ACP को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अब ऑनरेबल जजों को आप ब्लैकमेल करने के लिए आ रहे हैं ताकि आपके मर्जी का जजमेंट आप ले सकें। तो काजी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या मर्जी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं देगा, वो तो एक न्यूट्रल जो है आप तक फैसला पहुंचाएगा, और अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो यकीनन चीज़ें तब्दील होंगी और खान साहब को भी सोचना चाहिए इस पर। देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जी एक कानून ऐसा बनाया जाने की कोशिश की जा रही है जिसमें फोकस PM साहब हो। पहली बात तो ये कानून की ज़रूरत नहीं है, कानून यहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जो कानून मौजूद हैं वो फोकस करते हैं, जो मुल्जिम होता है उसी पे फोकस करता है।
जब ये नहीं होता कि एक बंदा कत्ल करे और कहे जी ये देखें कि ये कानून मुझ पर क्यों फोकस कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये सिलसिला जो दूसरे मुल्कों में हुआ है, मिसाल के तौर पे आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा देके अपनी अपनी वजाहत कर दी। जो डेविड कैमरॉन था उसने अपनी वो बता दीजिए कि मैंने कहाँ से पैसे आए थे, कहाँ किधर से गए, उसकी ट्रेल क्या थी। कि अगर ये सब कुछ ठीक था तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं होनी थी। और रही बात अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जान देखी है तो नोटिस कर दिए हैं। मगर जिस तरह अली जफ़र साहब अभी कह रहे थे और शायद हम उनसे कुछ और भी बात इस हवाले से पूछते कि क्या क्या हो सकता है इसमें, और ये भी उन्होंने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो ये एक लॉन्ग ड्रान बैटल होगी, एक लंबा सिलसिला होगा या क्या होगा। क्योंकि हमारे यहाँ फिर आप जानते हैं कि जो लिटिगेशन है वो बड़ी तवील भी चलती है। मगर इस सब से हम बच सकते थे, और वो किस तरह से बच सकते थे कि आज के मॉडर्न जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें जो मनी ट्रेल है उसे छुपाया नहीं जा सकता। जब से कंप्यूटर इजाद हुआ है, एक प्रिंट आउट निकालना है आपने बताना है कि जनाब ये पैसे यहां से कमाए गए, यहां हमने इसके टैक्सेस अदा किए, ये हमारी रिटर्न्स हैं, ये पैसे यहां से वहां गए, मगर इस पर कोई बात नहीं और धूल उड़ाई गई। और जवाबन हमें आर्ग्यूमेंट क्या मिला? आर्ग्यूमेंट ये मिला कि इमरान खान बदउनवान है बकौल सरकार के। अगर बदउनवान है तो वो जेल में क्यों नहीं है और आप उन्हें पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते? एक बात। और दूसरी बात ये कि जो आर्गुमेंट सामने आता रहा उससे हमने जो बावर किया वो ये था कि भाई देखें ये एक निज़ाम है, इसमें हम भी हैं और आप भी हैं, ये इसमें कोई चूंकि हम आप भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। जितने भी बंदे आए इस वक्त टीवी पे आके उन्होंने डिफेंड किया पीएम साहब को, उनका आर्गुमेंट को अगर हम थोड़ा सा उसकी डाइसेक्शन करें या उसकी तहलील करें तो ये। और दूसरी बात ये कि किस मुल्क में होता है कि अगर एक पीएम है या और कोई शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा है, पूरी पार्लियामेंट या उसके जो साथी हैं मुस्लिम लीग या उसके जो लॉ मेकर्स हैं, क्या उनको एक्सेस हासिल थी तमाम उन बही खातों की? एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर जो कि स्ट्रेच करती है 2-3 डेकेड्स पे, क्या तमाम लोग जो टीवी पे आके बड़े तयक्कुन के साथ हमें उस रकम के उजलेपन का बयान फरमाते हैं, वो क्या हैव दे गॉन थ्रू ईच एंड एवरी माइनर डिटेल ऑफ दैट? अगर वो उनको ये सब कुछ बता दिया गया है और वाकई वो सच्चे हैं तो ये बात क्या इस मुल्क के अवाम से जिसके पैसों से ये रियासत चलती है उनके साथ शेयर नहीं किया जा सकता था? तो अभी भी मैं ये समझता हूं एक खाक उड़ेगी, धूल उड़ेगी और फैसला इसलिए सड़कों पे होगा क्योंकि जिस तरह आइसलैंड का फैसला सड़कों पे हुआ है तो शायद ये भी इसी तरह हो। मेरी राय है, गलत हो सकती है। अच्छा, गाय साहब की राय है कि फैसला या तो सड़कों पे होगा या अदालतों में होगा। इस पर हम दोनों लोगों का कमेंट भी लेना चाहेंगे कि आपका क्या, और फैसला प्रोलॉन्ग होना चाहिए या क्विक डिसीजन आना चाहिए ताकि मामला आगे बढ़ सकें। साथ साथ ख्वाजा साद रफीक ने भी आज ये बात कह दी है कि इमरान खान साहब हमारा मीडिया ट्रायल करें। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है अब धरना खत्म हो जाना चाहिए या हो? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख्वाजा साद रफीक ने आज गर्मा गर्म बयान दिया और कहते हैं इमरान खान और उनके हवारी हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, अब तो धरने का जवाब ही नहीं बनता। यास्मीन साहिबा, अब क्या वाकई शहर बंद करना ज़रूरी है, इस्लामाबाद की सड़कें जाम करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपका मुतालबा पूरा होता दिखाई दे रहा है तो ज़रा सब्र कीजिए। मेरा ख्याल है अब हमारा भी तो सब्र का पैमाना काफ़ी लबरेज हो चुका है और 6 महीने से मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं और मुसलसल इंतज़ार के साथ इतने बहुत सारे झूठ सामने आए हैं। अभी देखें ना, मैं तो एक आपसे बात बताना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन में जब मैं गई आज से 4 महीने पहले, तो मैं वहाँ जाके जो मेरा केस का बेसिस है वो ये है कि जी मरियम नवाज़ क्योंकि अपने वालिद की डिपेंडेंट हैं और जो 2 कंपनियाँ उनकी निकली हैं वो अपना ऑफशोर कंपनीज वो उनके नाम निकली हैं, शी इज़ द सोल प्रोप्राइटर, देयरफॉर इनडायरेक्टली नवाज शरीफ इज़ एक्चुअली द प्रोप्राइटर ऑफ दैट कंपनी एंड ही इज़ द मेन बेनिफिशरी, क्योंकि बेटी बेनिफिशरी है, उनकी डिपेंडेंट है। और बाकायदा मेरे पास 2011 का जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो अटैच हुआ है उसके अंदर उस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, ये बहुत दफ़ा मैं दिखा भी चुकी हूँ टीवी पे, कि उसके अंदर लिखा हुआ है कॉलम के अंदर कि जी एसेट्स ऑफ स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन और डिपेंडेंट। उन्होंने वहाँ मरियम सफदर का नाम लिखा है और उसकी अराजी को ज़मीन की जो है उसके बारे में जिक्र है। अब मकसद ये है कि अचानक अभी मैं जो पिछली लास्ट हेयरिंग पे गई तो पता चला कि जी वो अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, यानी 5 महीने पहले तक तो वो डिपेंडेंट चली आ रही थी। अभी ये कोई अब आखिरी वाली जो हेयरिंग हुई है अबाउट 2 वीक्स अगो, उसमें पता चला कि वो जो इंडिपेंडेंट हो गई। यास्मीन साहब, अच्छा, जो आपकी बात है ना उसको लेके जी सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ, एक बेटा मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि देखें बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है, जो बात काजी साहब ने भी की
कि देखें मनी ट्रेल है ना भाई, कौन कहता है कि आपके बच्चे माशाल्लाह इतने होनहार बिरवा हैं कि माशाल्लाह उन लोगों ने वहाँ 15-16 साल की उम्र में इतने पैसे कमा लिए कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना ली। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, उन्होंने स्टील मिल्स भी चला ली, लेकिन जो तारीखें हैं उनके अंदर इतना मुतज़ाद। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक से जो इन्होंने लोन लिया उसमें कोलैटरल वो इन्होंने वो रखे हुए हैं फ्लैट्स। ऑन दी अदर हैंड अपना नवाज शरीफ साहब असेंबली में आते हैं और अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने फरमाया कि जी ये फ्लैट्स तो उन्होंने 2005 में अपनी जब वो फैक्ट्रीज वहाँ स्टील मिल बेची उनकी जद्दा की, तो उसके बाद उन्होंने उनकी बेगम जो कहती हैं वो कहती हैं बच्चों के लिए मुझे ये जगह लेनी पड़ी बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा यास्मीन साहब, आपकी सारी बातें बचा, एक छोटा सा पॉइंट लेके मैं जाना चाहिए साहब से आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा अगर डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो इस बात की वजाहत कर दें। हर बात में तो उनका ट्वीट आ जाता है, इस बारे में उन्होंने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया, ना जवाब देती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई बड़ा एहतराम है डॉक्टर साहिबा का, मेरे ख्याल में झूठ बोल रहे हैं। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश लॉ के मुताबिक जो बेनिफिशियरी लॉ है, जो बेनिफिशियरी ऑनर है, वो ऑनर नहीं है। जिसका मतलब ये है कि आपके लेस देन 25% शेयर हो या आप उसके जो है मैनेजमेंट में उसकी से हो या आप कंपनी रन कर रहे हो, उसका मतलब है आप ऑनर नहीं है। ये ब्रिटिश लॉ है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आपकी राय आप उसको प्रोटेसाइज करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम आवाम के सामने कह रहे हैं कि दुनिया में ये हुआ। शुरू कीजिए पानामा से। पानामा का स्कैंडल जो है, जब आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दिया, उसकी मेन रीजन एक और स्कैंडल थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर यूके के डेविड कैमरॉन, उन्होंने वजाहत की पार्लियामेंट में अपने बाप के साथ उनका जो भी उसका ताल्लुक था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में की। तीसरी अहम बात यह कि इंडिया ने जो मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो टैक्स एविजन के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनके तहत जो कार्रवाई की वो आज हम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से जो सिक्योरिटी कमीशन हमारा है, उन्होंने तकरीबन 60,000 कंपनियां हैं, नहीं, लेट मी फिनिश प्लीज। 60,000 से कंपनियां हैं, आप सुनना नहीं चाहेंगे, दैट्स योर प्रॉब्लम। 60,000 ज्यादा कंपनियां, उसके 10 तकरीबन डायरेक्टर्स ने 8 लाख डायरेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट किया है और ये प्रोसेस जारी है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि चाइना के बारे में भी इल्जाम था प्रेसिडेंट शी पे, रशिया के प्रेसिडेंट पे भी था, पुतिन पे। उन्होंने अपने मुल्क को इंस्टेबल नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर विच हंट वहां पे शुरू नहीं हुई। लिहाजा ये कहना कि चूंकि दुनिया में ये हो रहा है, इसकी भी मिसाल आप दें कि चाइना। अच्छा, बाकी ये कि क्लैरिफिकेशन की वो आ चुकी है, अगर ये क्लैरिफिकेशन इनको मंजूर नहीं है, इनकी मर्जी है, लेकिन इनके दबाव पे, इनकी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन हम नहीं दे सकते। मर्जी है और बाकी मामले में आप सब पार्टी जो है मुशावरत की बात चल रही थी। ठीक है, अच्छा, वसीम आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीएसपी के रहनुमा, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। वसीम आफ्ताब साहब, अगर देखा जाए एक अरसे तक इरशाद लिबास साहब खामोश रहे, मुस्तफ़ा कमाल ने पहला एक पेंडोरा बॉक्स खोला, इल्ज़ामात का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू हुआ, तो इरशाद लिबास भी मंजर आम पर आ गए और फिर जो सियासत में हलचल मची है कराची की, वो हम सब देख रहे हैं। कितनी सदाकत है कि आप समझते हैं कि इरशाद लिबास का नाम ECL में डलेगा? हर दौर में उन्होंने जिस तरह से कहा कि आँख का तारा बनाकर उन्हें गवर्नरी मिल जाती है, कैसे? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ब्लैक एंड वाइट में बातें की हैं और अब ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि अगर इशरतुल इबाद ने कोई बात की है तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आप बहैसियत गवर्नर एक GIT बना दें, जो भी बात आपने कही है, और मैं उस GIT में हाज़िर होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल की कोई बात है तो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि फिर आपके ख़िलाफ़ भी एक GIT तो बननी चाहिए ना। और वो हम तो अदालत नहीं है, ये फ़ैसला सही और गलत का ये तो फ़ैसला अदालत करेगी, लेकिन GIT तो फिर बननी चाहिए ना। और GIT जब बनेगी तो जब तक आप गवर्नर हाउस में मौजूद रहेंगे तो GIT काम कैसे कर सकते? उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने के लिए कि जब हम में से कोई भी शख्स कानून और आइन से बालातर नहीं है तो फिर उसको अपनी पोजीशन छोड़नी होगी, वो बाहर आएँ। इस पूरे जो भी बात हमारी की जा रही है कि डुअल नेशनलिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे केसेस जिसका उन्होंने हवाला दिया है, हम ये कह रहे हैं कि उसके ताने बाने उन्हीं से जाके मिल रहे हैं, तो इसको एक फेयर ट्रायल हो जाने दीजिए।
अगर आप क्लियर होंगे तो दोबारा आप गवर्नर, अगर आप किसी को अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल बेशक आप गवर्नर बने, लेकिन अगर नहीं तो इंसाफ तो होना चाहिए ना। एक ऐसा ऑफिस जो रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो ऑफिस अगर इस तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ काम हो रहा हो वहाँ पर, अगर ये मेरा इल्ज़ाम है तो कम से कम इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। मेरा इल्ज़ाम गलत है या सही, ये तो अदालत तय करेगी ना। ये टॉक शोज में तो वसीम भाई, आपसे सवाल है मेरा, एक सवाल है, सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ। अब अगर आपकी मैं बात मान लूँ जो आपने कही है, या कमाल भाई ने इससे पहले जो कही है जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, और आपने भी, तो ये तो इस तरह लगता है कि बड़े जराइम पेशा लोग हैं, 50,000 रिश्वत भी ले लेते हैं और न जाने क्या क्या, और अल्ताफ और उनके बारे में आपने बताया कि वो मरवा देना, और ये किस तरह को एग्जिस्ट करते रहे हैं आप इनके साथ इतने 2-3 दहाइयों तक, 80 से आप इनके साथ हैं। ये आपके इल्म के बगैर ये जराइम करते रहे हैं या आप चश्मपोशी करते रहे हैं? वसीम भाई देखिए काजी भाई, हम 3 मार्च को मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने अपनी बात की, हम सब वही बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखें 22 अगस्त को पाकिस्तान के दुश्मनों का चेहरा अल्लाह ताला ने बेनकाब कर दिया। आप मेरी बातों को एक तरफ रख दीजिए, हम हर तरह से पाकिस्तान के लिए निकले हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए। लोग 22 अगस्त को भुला देना चाहते हैं। 22 अगस्त पाकिस्तान के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई है पाकिस्तान के हामी और पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान। लोग ये चाहते हैं कि वो कोई भी ऐसा काम करें। देखें, अगर आज अल्ताफ़ हुसैन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज अल्ताफ़ हुसैन के लोग अगर कहीं जमा हो रहे हैं, तो वो कौमी असम्बली जिसने 22 अगस्त के वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर की हुई है, वो सिंध असम्बली जिसने आर्टिकल 6 की डिमांड की हुई है, और उसके बाद ये सब कुछ नहीं होता, तो आप मुझे बताइए क्या 22 अगस्त को भुलाने की कोशिश नहीं की जा रही है? हमने सही किया गलत किया उस पर जो दिल चाहे आप कीजिए, हम इंसाफ के हर कटहरे में हाजिर होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। हम लोगों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान की माशी शहर कराची की दिफा के लिए निकले। हम रॉ से बराह रास्त टकरा गए हैं। काजी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 22 अगस्त की बात हुई, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग गया, फारूक सत्तार साहब अलग हो गए, पीएसपी तो पहले ही अलग थी। इशरत उल लिबास साहब उस वक्त कहाँ थे और इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की हुई थी? और अभी तक कौन सी पार्टी में है? एमक्यूएम लंदन में है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने आज तक कोई वजाहत नहीं की। होनी चाहिए वजाहत। गवर्नर जो है बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के या सरकार के नुमाइंदा होते हैं, सही, और वो एक तवील अरसे से आप देखें वो सर्व भी कर रहे हैं, इल्जामात भी लगते रहे हैं उन पर। और भाई साहब, इसमें मैं आपकी इजाज़त से, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी फरमाइए जल्दी जी, ताकि बाकी भी जी बोलिए। देखिए काजी साहब, उन्होंने अपनी बात के अंदर ये कहा कि वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे मोहसिन हैं। सबसे बड़ा मोहसिन तो पाकिस्तान है, जिसने आपको गवर्नर बनाया, आपको इज्जत दी, आपको इख्तियारात दिए। तो सबसे पहले मेरा मुल्क होता है, सबसे पहले वो नहीं होता जिसने आपको, ये मुल्क है जिसकी वजह से आप गवर्नर हैं। आप एक लफ्ज़ अपने मुल्क में उसके खिलाफ, नारा लगाने वाले के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे गवर्नर हैं? आप कैसे रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं कि जो आदमी आपके मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहा हो, फिर आप उसी आदमी को कह रहे हैं कि वो मेरा मोहसिन है? तो मैं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे तो पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? नहीं देखिए, हम तो देखें ना, अब हम दो बातें हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर, हम तो सवाल ही पूछ सकते हैं। इल्ज़ामात जो हैं इधर भी लग रहे हैं, पंजाब में आप देख रहे हैं इमरान खान और जनाब मुस्लिम लीग नून के भी हैं और आपके भी हैं। हम आपकी कहानी सुनते हैं आपके हालिया मुखालफीन और साबका दोस्तों के हवाले से। इसी तरीके से ये भी हम तो सवाल जानना चाहते हैं, हम तो शनाख्त करना चाहते हैं कौन लोग हैं जो हमें रूल कर रहे हैं। मसलन मैं ये सवाल अजक ज़ई साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो ट्रस्टी थी और वो बेनिफिशरी नहीं है, तो भाई क्या अदम से वजूद में फ्लैट कैसे आ गए? माइनर जो थे वो किस तरीके से विजिट थे? कोई हमें रास्ता तो बता दें, हमें कोई वो तो बता दें। क्यों इतना? तो आपके यहाँ भी मिस्ट्री नजर आती है हमें कि कल तक आप हैंड इन ग्लव थे, जब कराची में घुटनों में सुराख हो रहे थे, जब खालें उतारी जा रही थी और कराची में भत्ता इकट्ठा हो रहा था और इधर जो है फॉर्चून्स बन रही थी। हम तो बेबसी से आपसे भी सवाल कर रहे हैं और इनसे भी फॉर दी टू द एडवांटेज ऑफ द मैसेज, कि उन्हें पता चल सके कि हम शनाख्त कर लें एक दूसरे की। तो हमें तो आप आगाह करें, हमें आप बताएं कि आप इनके साथ इतने अरसे से कैसे चलते रहे। अल्ताफ हुसैन अगर इस तरह से हैं जैसे कि आज आपने कहा, आप उनके साथ कैसे बैठे रहे? तो क्या एकदम से काया पलट गई?
ये सवाल हम उठाते हैं। एकदम से काया कैसे पलट जाती है और खामोशी टूटती है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कायद साहब ने जो बात कही है उसका जवाब मैं लूंगी जान अचकज़ई साहब। पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कायद साहब के सवाल का जवाब लेंगे जान अचकज़ई साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जान अचकज़ई साहब से सवाल किया कायद साहब ने कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ हुकूमत आप करते रहे, आपको मालूम था, तमाम चीज़ें मालूम थी कराची में क्या हो रहा है, लेकिन सारी तवज्जो क्या उस वक्त सिर्फ पंजाब थी, वहाँ कराची के इशूज़ को आपने एड्रेस नहीं किया और खामोशी इख्तियार कर ली थी? क्या हुआ वहाँ पे? असला आता रहा, जाता रहा, हालात खराब होते रहे, कोई जवाब नहीं था। अगर ये सवाल मुझसे आप कर रही हैं, मेरे ख्याल में ये एक खुशाइंद है कि वो तमाम किरदार जो माजी में किसी तरह कराची में किलिंग फील्ड्स में और क्राइम्स में उनका कोई ताल्लुक़ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सामने आ रहे हैं और ये रिवेलेशंस आ रहे हैं कि किस तरह कराची में मिलिटेंसी अरूज पे थी और हम सब देखते रहे एज ए रियासत और एज ए कौम, और हमारे सामने लोगों का कत्लेआम इसी तरह जारी रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जिन लोगों का ताल्लुक़ जो है वो बल्दिया टाउन के वाक़े के साथ था या 12 मई का वाक़या या जो दूसरे वाक़यात थे, बेशक आज वो सियासी फिगर्स हो सकते हैं कोई भी, लेकिन अगर एलिगेशंस हैं इसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। करप्शन पे हम डिबेट कर सकते हैं कि इसके स्केल को हम किस तरह कम कर सकते हैं, लेकिन जो किलिंग फील्ड्स कराची में थे और उनके जो भी किरदार हैं उनका सामने आना रियासत की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मेरा मतलब है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जिस तरह अब एक दूसरे के गवाहियां दी जा रही है, मेरे ख्याल में अब इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉब होनी चाहिए, थरो प्रॉब होनी चाहिए। अच्छा, मैं वसीम आफ्ताब साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ। आज मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि गवर्नर साहब बार बार कह रहे थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझसे डरो, मैं तुम्हें बंद करा दूंगा, ये धमकी दी और ये मुस्तफा कमाल ने कोट किया है, सोर्स में मौजूद है। अगर मुस्तफा कमाल साहब ने इतने साल उनकी दोस्ती रही है, उनको तमाम चीज़ें मालूम है कि एमक्यूएम के अंदर क्या सूरत हाल है, डॉक्टर इरशाद लिबास साहब की क्या स्टैंडिंग है और उनका ताल्लुक आया एस्टेब्लिशमेंट से है या नहीं, तो मुस्तफा कमाल साहब इतने दूध के दूल्हे तो नहीं है, इतने बच्चे तो नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है नहीं है, किसकी सरपरस्ती में वो गवर्नरशिप करते रहे। वसीम आफ्ताब साहब। देखिए बीबी, मैं काई साहब, मैं समझता हूँ काई साहब पाकिस्तान के बहुत कम उन सहाफ़ियों में से हैं जिनकी इंसानी तारीख़ पे नज़र है, और मैं समझता हूँ कि बहुत कॉम्पिटेंट सहाफ़ी हैं। मैं इनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, जो लोग बड़े लोग होते हैं वो फ़ैसले के लम्हों में जिस बुत को वो बनाते हैं वो बुत गिराते हैं। जो लोग जिनको तारीख़ मुंतखब करती है वो जिस बुत को पूछते हैं, जब वक्त इंतखाब करता है उनमें से कुछ लोगों का, तो वही बुत बनाने वाले हाथ बुत गिराते भी हैं। दूसरी बात यह कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, हमने पाकिस्तान के साथ अपना रिजॉल्व शो कर दिया है। हम खड़े हो गए हैं 3 मार्च को आके पाकिस्तान के साथ। हमने जब खराबी की निशानदेही जब हमें पता चली, हम उस पार्टी को छोड़ के चले गए और उसके बाद पाकिस्तान को बचाने के लिए निहत्ते हाथ आके खड़े हो गए। और दूसरी बात ये कि देखें, हम अदालत नहीं है, हम रियासत नहीं है, हम हुकूमत नहीं है। जान अचकज़ई साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, वो हुकूमत की पार्टी के हैं, वो ये कह रहे हैं कि होना चाहिए। भाई होना कौन करेगा, आपका फ़र्ज़ है। आप उस आदमी को जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ 22 अगस्त को सब कुछ हो गया है ना, अब अगर 22 अगस्त को आप भुलाना चाह रहे हैं, आप 22 अगस्त के खिलाफ नेशनल असेंबली में करारदाद मंजूर करने के बावजूद भी अगर अल्ताफ़ हुसैन को इस मुल्क में सियासत करने दे रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी कि 22 अगस्त को पाकिस्तान को एपिसेंटर करार दे दिया गया, इंडिया और इसराइल और पता नहीं किस किस से मदद मांगी गई है, उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तान के अंदर अल्ताफ़ हुसैन को सियासत करने दे रहे हैं, इट्स मीन के आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छा। अब आप हुकूमत में, आपका फ़र्ज़ है कि आपने नेशनल असेंबली में करारदाद मंजूर कर दिया, आप एक्शन लीजिए। मैं एक्शन लेने वाला नहीं हूं, मैं डिमांड कर सकता हूं, मैं मुतालबा कर सकता हूं। आपको जिस कटहरे में मुझे बुलाना है मैं हाजिर हूं आने के लिए, लेकिन इंसाफ तो अदालत में करना है। कानून तो हरकत में आप कहेंगे तो हरकत में आएगा। मैं तो आवाज लगाने वाला हूं, मैं तो सदा बुलंद करने वाला हूं। पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है, जो आप हैं। आप एक्शन करें, आप एक्शन नहीं कर रहे हैं। आप 22 अगस्त को भुलाना चाहते हैं। 22 अगस्त पाकिस्तान के हामी और पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करती है। हमने वो लाइन ड्रॉ कर दी है। लोग चाहते हैं कि 22 अगस्त भूल जाएगा, लेकिन 22 अगस्त भूलने नहीं देंगे। कार्रवाई होनी चाहिए जैसे जो इल्जामात लगा रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब की बात पर। देखिए वसीम आफ्ताब साहब ने एक बड़ी अहम बात कही है, और जो कि हम मुसलसल इस हुकूमत को कहते चले जा रहे हैं। ये हुकूमत में बैठ के इल्ज़ाम लगाते हैं
लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते। अगर ये हुकूमत है तो क्यों नहीं एक्शन लेते? दे हैव टू टेक एन एक्शन। आप तो एज एन ऑपोजिशन निशानदेही कर सकते हैं। एक तरफ ये कहते हैं हाँ जी करप्शन तो खत्म होनी चाहिए, लेकिन करप्शन औरों की खत्म करनी चाहिए, अपने घर वाली नहीं करप्शन खत्म करनी चाहिए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। भाई अगर आपने आके हर बंदे पे इल्ज़ाम लगाने को तैयार होते हैं और कहते हैं कि जी नहीं ये बड़ी गलत हुई है और बड़ी ज्यादती हुई है और जो इस वक्त एक्शन हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, यू आर द गवर्नमेंट, यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आपका अगर ख्याल आपका ये है कि जी 22 अगस्त को जो बात हुई है और उसके जो सारी ज्यादती की उसने अल्ताफ हुसैन ने, इफ एक्शन हैड टू बी टेकन इट हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। आपने खुद देख लिया गवर्नमेंट के रवैया किस किस्म का था, इस वजह से वो तो कहते हैं कि उन्होंने हमें दिए एविडेंस नहीं दिया, जो है हमारे वजीर दाखिला। देखिए बरतानिया वाले कह रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी फनी बात ये बताऊं कि जी हमेशा यही मजाक़ बात होती है कि हुकूमत जो है उसका रवैया जो है ऐसे मसलों के अंदर इतना कमज़ोर होता है कि इंटरनेशनली आपको सवाए शर्मिंदगी के और कुछ नहीं कहना पड़ता। और आखिर में मैं एक बात कहे बगैर, ये जो अचकज़ई साहब ने फरमाया ना कि जी मैं झूठ बोल रही हूँ, असल में मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। पनामा लीक्स तो मैंने थोड़ी बोला था। पनामा लीक्स तो आप उन सारे वो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वो सारी वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की, उनको कहिए कि उन्होंने झूठ बोला है। और शायद उनका नवाज शरीफ साहब के साथ को खास दुश्मनी थी तो उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने तो कैमरून का भी नाम लिया, उन्होंने आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिया, उन्होंने तो पूरी दुनिया के बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके नाम लिए। और वो अगर उनमें सच्चाई ना होती उन कागजात के अंदर या उनके अंदर सदाकत ना होती तो वो लोग कहां अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं? आपका ख्याल है कि मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूं कि अचकज़ई साहब बजाय हम पे इल्जाम तराशी करने के कि जी इन्होंने ये किया, आप ये करिए, आप हुकूमत है। साहब से एक बात पूछ लेते हैं। हाँ जी अचकज़ई भाई देखें, हम जानते हैं कि बरतानिया उन्हें एक एसेट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। हो नहीं सकता कि उनके जो MI6 MI5 या उनको पता ना हो कि वो क्या करते रहे कराची में। अब सवाल ये है कि जब हमारे इतने इंटरेस्ट वहां पे होंगे, पैसे हमारे वहां पड़े होंगे, जायदादें हमारी वहां पर होंगी, तो हम बरतानिया वालों से आंख में आंख डाल के कैसे बात करेंगे कि हमारे कराची को आग लगती है वहां बैठकर और हम कुछ कह नहीं सकते, और फिर वो कहते हैं जी आपने हमें एविडेंस नहीं दिया। जनाब अचकज़ई साहब, अच्छा, अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन सुनना चाहते हैं, ऐसे ममालिक जिनकी इकॉनमी कमज़ोर है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए इमरान खान साहब जैसे एसेट्स लूज़ हैं स्ट्रीट्स में, एक फॉरेन पॉलिसी इज़ द फंक्शन ऑफ योर इकॉनमी। तो इस ऐसे मुल्क की जो है फॉरेन पॉलिसी के लिए, रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपने इकॉनमी को बेहतर बनाना है, सियासी स्टेबिलिटी लानी है और लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना है। फिर लोग हमारी बात सुनेंगे और फिर हम उनके आंखों में डाल के हम कहेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटली बिल्कुल इंप्रूवमेंट हुई है। कराची में आज मेरे भाई वसीम आफ्ताब साहब सियासत कर रहे हैं, ये कल तक खुदा ना खास्ता मेरे ख्याल में एक बोरी बंद लाश में उनकी कहीं मिल जाती है। अगर ये वही पुराना कराची होता तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट की अल्लाह माफ करे। लेकिन यार एक बात तो है ना, जाते जाते एक बात कर जाऊं भाई, ये मैशत तो या कौम की ठीक हो सकती है या मेरी निजी मैशत ठीक हो सकती है, या अफराद की मैशत जो है वो 20-25 पे जिस तरह ग्रो करती रही पिछले 3-4 दहाइयों से, या वो ठीक हो सकती है या सरकार की हो सकती है। तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी नहीं है अचकज़ई साहब? देखिए, जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये जो कि ब्रश में सबको जो है पेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है एक पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये नहीं हो रहा। हमने एक कल्चर की तरफ जाना है जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें, करप्शन के स्केल को कम करें। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हिंदुस्तान में गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से थे, चाइना में मुहिम जारी है, पाकिस्तान में भी जान अचकज़ई साहब ने भी जो बात कही कि पहले सियासत कराची की कुछ और थी, अभी आपको बड़ा ओपन ग्राउंड मिल रहा है, तो आप समझते हैं कि पीएसपी को बड़ा फायदा होगा इस ओपन ग्राउंड का? देखिए, मैं जान अचकज़ई साहब ये मेरे भाइयों की तरह हैं और मैं इनकी खिदमत में ये सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि आप हमारी फिक्र ना करें। हमने तो अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, आप बरतानिया को तो सबूत नहीं दे सकते, चले ना दिए भाई। 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ बोलना था, अब इसके बाद भी किसी सबूत की जरूरत है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब, कम से कम यहाँ तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त। बहुत शुक्रिया यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ मौजूद थी, जान अचकज़ई साहब मौजूद थे, सईद कायद साहब, वसीम आफ्ताब साहब, आप सबने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।